बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 10, acid, bases and salts, and our today's topic is pH scale. Before going toward that, we have a yellow box on page number 31 which states about stomach acidity. आपको मालूम है कि हमारे स्टमक में फूड की डाइजेशन करने के लिए एक केमिकल रिलीज किया जाता है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ वेरी हाईली कंसंट्रेटेड कोरोसिव एसिड। तो ये जो एसिड है ये हमारे स्टमक में जो है वो रिलीज किया जाता है। किस पर्पस के लिए, इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये कि ये जो एसिड है इट ब्रेक डाउन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ फूड इन द डाइजेशन प्रोसेस, कि जो फूड हमने ली है डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान उस फूड में मौजूद केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करके उसको स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर साइजेस में, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। एंड ये जो एसिड है इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द किलिंग ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि हमारे फूड या ड्रिंक के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसको भी ये एसिड किल करता है। तो लेकिन हमारा स्टमक इससे कैसे बचा हुआ है? हमारा स्टमक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि हमारे स्टमक जो है इसकी इंटरनल लाइनिंग एक ऐसे सेल्स के साथ लाइंड है जो कि एक बेस प्रोड्यूस करती है, और बेस इस स्टमक को इस एसिड को न्यूट्रलाइज करके इस एसिड को स्टमक की वॉल्स को खाने से, खराब करने से, डाइजेस्ट करने से बचा के रखता है। लेकिन समटाइम्स हमारी जो स्टमक है ये बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमें स्टमक एसिडिटी होती है, और इसको हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? कब हमें मालूम होगा कि हमारे स्टमक ने ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दिया है? इट इज़ द बर्निंग सेंसेशन। ये हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इसमें जलन महसूस होती है, और ये जलन जो है वो बढ़ती बढ़ती हमारी चेस्ट तक बढ़ जाती है, और इसे हम कहते हैं हार्ट बर्निंग। और इसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं? वी कैन अवॉइड this sensation, we can prevent this sensation by avoiding overeating and staying away from fatty acids and spicy foods। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाने से परहेज करने पर। इसके अलावा सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग, रिमेनिंग इन एन अपराइट पोजीशन, बिल्कुल सीधा एक अपराइट पोजीशन में रहना फॉर अबाउट 45 मिनट्स आफ्टर टेकिंग अ मील। इसीलिए कहते हैं कि खाने के फौरन बाद लेट जाना स्टमक के साथ एक बहुत बड़ी जो है वो हमारी ज्यादती होती है कि अगर जब कोई पर्सन खाना खा के फौरन लेट जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपने खाना खाया है तो अपराइट पोजीशन में 45 मिनट्स तक रहें, उसके बाद आप लेट जाएंगे, जो भी आपने एक्टिविटी करनी है वो परफॉर्म करें। कीपिंग द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त सर को ऊंचा रखना, तो इससे हम ये स्टमक एसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद है एचिंग डिज़ाइन इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर आर्ट पर्पस। ये हमने नाइट्रिक एसिड के यूजेस में भी पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड को हम एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होते हैं कि एचिंग डिज़ाइन कहते हैं किसी पर भी ग्लास के ऊपर आपने डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन देखे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से मेहंदी लगाने के लिए हम लोग एक मोल्ड यूज़ करते हैं, उसका एक छापा मिलता है, हाथ पे लगाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मेहंदी लगाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए एक मोल्ड तैयार होता है कि किस किस्म का डिज़ाइन हमने बनाना है। तो ये हमारे पास ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर मैं एक फ्लावर बनाना चाह रही हूँ। तो अब ये जो फ्लावर वाला हिस्सा है उसके अलावा जितना भी हिस्सा है मैं इसको वैक्स से कवर कर दूंगी ताकि एसिड उस पर इफेक्ट ना करे। अब ये जो हिस्सा है जो कि मैंने जिस पे मैं चाहती हूँ कि फ्लावर बन जाए, उस हिस्से पे मैं वैक्स नहीं लगाऊंगी। तो अब क्या होगा कि इसको हम लोग एसिड के अंदर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर डिप करेंगे, और डिप करने पर क्या होगा कि ये जो इतना हिस्सा है एसिड इसको डिसॉल्व कर देगा, जिससे इस पे ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि जो काम करने वाला बंदा है अगर उसकी बॉडी पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाता है तो ये उसकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। लेकिन फिर भी जो है ये एचिंग डिज़ाइन जो है वो क्योंकि ये बहुत अच्छा लुक देते हैं तो इसको स्टिल जो है वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। पीएच स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 32 टिल पेज नंबर 34, 31 पे हमारे वो येलो बॉक्सेस थे। तो हम पीएच स्केल पे चलते हैं कि क्या है पीएच स्केल। So concentration of hydrogen ion in pure water is the basis for pH scale, कि हमने वाटर को स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करके इसकी बेसिस पे, इसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बेसिस पे एक स्केल डेवलप किया है विच इज़ पीएच स्केल। पानी जो है वाटर अपनी आम हालत में आयनाइजेशन का प्रोसेस शो करता है बहुत कम, एक वेरी स्मॉल एक्सटेंट पे, लेकिन ये प्रोसेस हो रहा होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वाटर है वो अपना प्रोटॉन किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को
ट्रांसफर कर दे और इस तरीके से उसकी आयनाइजेशन का अमल हो, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन। और ये वाटर में ये अमल जो है वो हो रहा होता है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। तो इसी को हम लोग लेके चलते हैं कि ये जो आयनाइजेशन हुई है, दैट वाटर हैज आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ड्रॉ करें तो अगेन हमारे पास ये है प्रोडक्ट्स और ये है रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की इक्वेशन बनेगी, तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन अबव एंड वाटर नीचे। अब चूंकि हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मल ही है, क्योंकि हमने कहा कि ये जो आयनाइजेशन है इट इज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, तो हम वाटर को इस इक्वेशन से साइड पे ले जाते हैं। हम उसको जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर जब लेके जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाने पर अब ये बन जाता है KCH2O विद हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ऑन द राइट साइड। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हुआ है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय विद वाटर कंसंट्रेशन, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर Kw, यानी कि हम उसको Kc एंड H2O को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू Kw। तो हमने इसकी जगह लिख दिया Kw विच इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, कि इसकी वैल्यू इतनी है कंसंट्रेशन की। अब हमें मालूम है कि एक वाटर मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन आयन और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, तो इसका मतलब है कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो हम लोग यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन्स की क्वांटिटी एक जितनी है, इनकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये भी सेम है, एक ही आयन हाइड्रोजन का है, एक ही आयन हाइड्रोक्साइड आयन का है, तो मैथ्स के रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर अगर इस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड है तो इस हाइड्रोक्साइड की जगह हम यहाँ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ बनेगा Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव जो पहले से था, H पॉजिटिव जो हमने OH नेगेटिव की जगह लिखा। OH नेगेटिव की जगह हमने कहा कि जो OH नेगेटिव है वो H पॉजिटिव के बराबर है, तो हमने इसकी जगह भी लिख दिया H पॉजिटिव। तो अब ये क्या बन गया H पॉजिटिव का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है Kw की वैल्यू के बराबर जो कि इतनी है। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे और हमारे पास आंसर आता है 1 × 10⁻⁻7, यानी हाइड्रोजन की भी इतनी वैल्यू है और 10⁻⁻7 हाइड्रोक्साइड आयंस की भी है, और टोटल मिला के 1 × 10⁻14। अब चूंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है और इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना या इससे ज़्यादा वर्किंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए हम इसको लोगैरिथम में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो P आपने pH में देखा है कि P जो pH में हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, P का मतलब होता है नेगेटिव लोगैरिथम। किसी भी सिंबल से पहले अगर P आता है तो इसका मतलब है हम उस सिंबल का नेगेटिव लोगैरिथम ले रहे हैं। तो H से पहले P से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको किसी भी इक्वेशन में हाइड्रोजन आयन की जितनी भी कंसंट्रेशन दी गई है, अगर आप उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो आपको उस सॉल्यूशन की pH मालूम हो जाएगी। ये pH जो है इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड के लिए भी यही फॉर्मूला होगा कि दैट POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग OH माइनस। तो अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लॉग जो हमारे वाटर है, प्योर वाटर, उसकी वैल्यू पुट करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू जो कि थी 1 × 10⁻⁻7, पुट करने पर हमारी आंसर आती है 7। ये एक प्रॉपर इंटीजर है, इसको हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। तो इसी तरीके से POH की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसकी भी 7 आती है, और PH एंड POH को प्लस करें तो हमारे पास आती है 14। तो उसके बाद है हमारे पास अब यहाँ पर स्केल दिया गया है कि किसको हम न्यूट्रल कहेंगे, किसको हम एसिडिक कहेंगे और किसको हम बेसिक कहेंगे। ये हम वैल्यू यूज करते हैं 7 की, जब वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बराबर थी। उससे आगे और पीछे की वैल्यू को हम एसिडिक और बेसिक कंसीडर करते हैं। तो किसे हम एसिड कहेंगे और किसे हम बेस कहेंगे, तो हमारे कंक्लूजन के हिसाब से 7 की जो वैल्यू है वो न्यूट्रल है, 7 से कम की वैल्यू को हम एसिडिक कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि आपका HCl है, H2SO4 है, इनकी pH 1-2 के राउंड अबाउट होती है, तो वो क्या है एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उनकी pH 7 से कम है। बेसिक्स की pH 7 से ज़्यादा है और हमारी ये जो रेंज है ये 0 से 14 के दरमियान शुरू होती है। अब pH चूंकि एक लोगैरिथम सोल्यूशन है, तो इसका मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 1 है, इसको MCQs के लिए अंडरलाइन कीजिएगा कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 1 है, इट विल हैव 10 times a higher concentration of hydrogen than that of solution of pH 2।
कि जिसकी pH 2 है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, pH 1 में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी तो हम pH 1 को हाईली एसिडिक pH कंसीडर करते हैं। तो जैसे जैसे हम 7, क्योंकि हमें न्यूट्रल करना है ना, तो जैसे जैसे हम 7 की तरफ जाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी और अल्टीमेटली 7 पे जाके न्यूट्रल हो जाएगी और फिर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगी और 14 पे जाकर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो हम लोग 1, 2, 3 ये हमारे एसिडिक रीजन्स हैं, 12, 13, 14 ये हमारे हाईली बेसिक रीजन्स हैं। अब pH को स्केल को ड्राइव करने का हमारे फायदे क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं। एक तो ये कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सोल्यूशन बेसिक है और कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, क्योंकि लिटमस पेपर से आप ये तो बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसको कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग है। pH के स्केल के जरिए से आप ये बता सकेंगे। सेकेंड थिंग ये कि हम लोगों ने मेडिसिन जब तैयार करनी होती हैं उसके लिए हम लोग जो माइक्रोबायोलॉजिकल मेडिसिन होती हैं जिसमें हम माइक्रोब्स को यूज करके मेडिसिन तैयार करते हैं, उसमें हर एक माइक्रोब के ग्रो करने की कंडीशन अलग अलग होती है। हर एक माइक्रोब एक ही कंडीशन पे ग्रो नहीं करता, किसी को कुछ कंसंट्रेशन चाहिए, किसी को कुछ कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये हम इसकी pH के जरिए से मेंटेन कर सकेंगे। अगर हमें मालूम होगा कि ये इतनी रेंज के दरमियान ग्रो करेगा pH की, तभी तो हम उसको जो है वो ग्रो करवा सकेंगे। तो इसलिए मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हमें जो है ये जरूरी है कि हमें pH उसकी मालूम हो। इसके अलावा कई ऐसे बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो कि किसी स्पेसिफिक pH पे होते हैं, जैसे कि आपने अपने एंजाइम्स के चैप्टर में बायोलॉजी में पढ़ा था कि एंजाइम्स की एक स्पेसिफिक pH होती है, वो उतनी pH पे काम कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा या कम हो तो एंजाइम्स डीनेचर होकर वो एंजाइम्स काम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही हम जो डिफरेंट केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो कि हम डेली लाइफ में करवा रहे हैं या जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, दोनों मामलों में उसके लिए एक pH की रेंज चाहिए जिस पे वो काम करते हैं, और वो अगर हमें मालूम होगी तो ही हम वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवा सकेंगे। तो इसलिए ये जो pH स्केल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमने इसको ड्राइव किया। ये देखें जिस तरह से यहाँ पर हम मेडिसिन और माइक्रोब्स ग्रो करवा रहे हैं, तो इसके लिए हमें pH की रेंज मालूम होना जरूरी है। तो नेक्स्ट बेटे आपकी असेसमेंट है, आपने जो है वो इस pH स्केल को ड्राइव करना है। सबसे पहले सेल्फ आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे कि जो वाटर है, द वाटर डीप्रोटोनेट्स, यानी कि वाटर अपना प्रोटॉन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन। उसके बाद आप बेटा डेरिवेशन इसकी स्टार्ट करके pH की डेफिनेशन भी साथ मेंशन करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।